तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर पेपर 12 के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका जो ज्योग्राफी है, ठीक, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका 3 यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है झारखंड के। कौन कौन? इन तीनों का नाम है RU, SKMU और NPU। समझ गए तीनों का नाम? रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी और NPU यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। आप तीनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, इसको बता के। यानी कि आपका जो मेजर पेपर सेमेस्टर 6 में मेजर पेपर 12 होगा एक, मेजर पेपर 13 होगा एक, मेजर पेपर 14 होगा एक, और एक होगा मेजर पेपर 15। ये 4 को मेजर पेपर होगा और एक माइनर पेपर होगा। इन सभी का सिलेबस आपका रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करता है। यानी कि आप रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है, मार्च में ही एग्ज़ाम हो चुका है उन लोग का, सेमेस्टर 6 का। तो अगर आप रांची यूनिवर्सिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा काम देगा वो। वही सिलेबस, उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये देखिए रांची यूनिवर्सिटी, उसी का पूरा 2 कॉपी है। SKMU दुमका के सिलेबस और NPU पलामू का भी सिलेबस। NPU मतलब नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। ठीक है, तो ये मैं मेजर पेपर 12 बना रहा हूँ। बाकी मेजर पेपर 13 और 14 जो है आप रांची यूनिवर्सिटी वाला को ही देख लीजिएगा। 13, 14, 15। 15 आपका नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। मेजर पेपर 12 एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर में आपका 12 का एग्जाम होगा, 13 का एग्जाम होगा, 14 का भी होगा। 15 आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। समझ गए बात को? चलिए, और एक रहेगा माइनर वोकेशनल पेपर। आप वो क्या रखें वो आप ही जाने, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उसमें आ, उसको चुन लीजिएगा, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ। ठीक है, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, हो सकता है आप ये वीडियो एग्जाम के टाइम में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका मेजर पेपर 12 है, इसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, यानी कि जनसंख्या भूगोल आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, कितने यूनिट है भैया इसमें? तो इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं दोस्त। कौन कौन से यूनिट? चलिए एक बार कलर को गुलाबी ले लेते हैं। तो पहला है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि क्षेत्र और प्रकृति किसका? जनसंख्या भूगोल का। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है जनांकिकी या जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। ठीक, यानी कि कहाँ से हमें पॉपुलेशन डेटा का सोर्स मिलता है, तो हम जनगणना करते हैं जी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि किस तरह से वितरण किया गया है जनसंख्या का, किसी एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी एरिया में कम, ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। नेक्स्ट पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पैटर्न इन द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड लेवल पे भी ये सारी चीज़ें अध्ययन करनी है। यूनिट 2 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसमें भारत और विश्व दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। यूनिट 3 है आपका क्या? माइग्रेशन। ठीक, माइग्रेशन मतलब क्या होता है जी? आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिला होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र। उसी तरह से माइग्रेशन मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति एक स्थान से जाके दूसरे स्थान में जाके बस गया। मान लीजिए आपका घर है बोकारो, आपने जाके रांची में बस गया। आपका घर है दुमका, आपने जाके देवघर में बस गया। आपका जाम है गोड्डा, आपने जाके गिरिडीह में बस गया। ठीक है, पाकुड़ घर है, आपने साहिबगंज में बस गया, चाहे साहिबगंज है कहीं पर भी। ठीक है, चाहे जामताड़ा है तो आपको लग रहा है नहीं भाई जामताड़ा से भागना जरूरी है, तो रांची में बस गए। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रवास। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बस जाता है तो उसको प्रवास बोलते हैं। अब प्रवास भी 2 टाइप से होता है, कुछ कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जाता है कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो उसको अस्थाई बोलते हैं। कोई कोई सर्विस लग गया तो वो परमानेंट वहीं पे बस जाता है, तो उसको अस्थाई प्रवास बोलते हैं। कोई कोई अपने राज्य के ही अंदर बसता है तो उसको अंतर्राज्य प्रवास बोलते हैं। कोई अपने राज्य के बाहर बसता है तो उसको अंतर्राज्य प्रवास बोलते हैं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। ठीक है, और कोई विदेश में जाके बस जाता है तो उसको फिर उसको क्या बोलिएगा, बहुराष्ट्रीय प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़िएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन एंड सोर्स, पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। ठीक, जनसंख्या और स्रोत। चलिए, और रिलेशनशिप भी पढ़ना है थोड़ा सा आपको।
चलिए, तो ये सारी चीज़ आपने देख लिया मोटा मोटा। अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, आप सबको मालूम है, इतना बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। पहले मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। सबसे पहली बीत क्या है कि भारत की जनसंख्या 2011 के आधार पे कितनी है, ये बताइए। बताइए, जिनको जिनको मालूम है वो लोग कमेंट में कीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, भारत की जनसंख्या 2011 के आधार पे कितना है, क्योंकि जब आप आंसर कीजिएगा तो इस डेटा को लिख के आप अपना डेटा आंसर को और ऑथेंटिक बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जनसंख्या भूगोल क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या के वितरण, घनत्व एवं संरचना का भौगोलिक अध्ययन ही जनसंख्या भूगोल कहलाता है। ठीक है, कि किसी स्थान पे कितने जनसंख्या है, ठीक है, उसका अलग अलग वितरण कहाँ है, गांव पे कितने रहे हैं, शहर पे कितने हैं, ये सब पढ़ना है। कहाँ पे कितने लोग किस स्थान पे निवास कर रहे हैं, ठीक है, अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, अस्थाई हैं, अस्थाई हैं, ये सब पढ़ना है। ठीक है, वहाँ के भौगोलिक अध्ययन करना है, यही जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट, जनांकिकी का अर्थ क्या है, डेमोग्राफी जिसको बोलते हैं जनांकिकी। तो जनसंख्या से संबंधित सांख्यिकी का अध्ययन को ही जनांकिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मान के चलिए 384 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, जनांकिकी का। ठीक है, और ये डेटा का हमें कहाँ से मिलता है, ये सब आंकड़े जनसंख्या के लिए जनगणना किया जाता है। 2011 में जनगणना हुआ था, फिर 2021 में होने वाला था, लेकिन वो 2026 में हो रहा है अभी। ठीक है, कब हो रहा है, 2026 में। नेक्स्ट, अगला जाता है जनसंख्या आंकड़ों का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जनसंख्या के आंकड़ों का सबसे प्रमुख स्रोत है जनगणना। ठीक है, वो प्रेस राहुल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हम जनगणना के लिए आए हैं, आपके कितने बच्चे हैं, 4, फिर पूछता आपका शादी हो गई एक झाप। ठीक है, तो जनगणना वही बोला, एक थोड़ा सा सीन दिखाया उस मूवी में। मतलब जनसंख्या में जनगणना जो करते हैं वो टीचर लोगों को काम दिया जाता है जनगणना का। आपके भी घर में शायद कोई आए होंगे टीचर अभी तक जनगणना करने, और नहीं आए हैं तो आ ही जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। जनसंख्या घनत्व क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे भैया एक अच्छा समझाइए कि जनसंख्या घनत्व क्या है। देखिए, मान लीजिए 1 किलोमीटर एरिया में 500 आदमी रहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 500 पर व्यक्ति किलोमीटर है, मतलब 500 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर एरिया में जितने आदमी रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी विशेष स्थान पे 1 किलोमीटर के रेंज में जितने आदमी रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से पूरे राज्य का जनसंख्या, और उसको फिर भाग दिया जाता है, पूरे राज्य का जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो उस राज्य का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ठीक है, जैसे भारत का सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे 1 किलोमीटर में 17 आदमी रहता है। कितना, 17 आदमी। हाँ भैया, मात्र 17 आदमी रहता है। 1 किलोमीटर के एरिया में 17 आदमी रहता है, एक परिवार में तो 17 आदमी होगा जी, मुझे मालूम है, लेकिन इतना ही आदमी रहता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको देखने को मिलता है बिहार। ठीक, बिहार है। और अगर केंद्र सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछिएगा राज्य और केंद्र शासित मिला के, तो वो दिल्ली है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में 10,000 से भी अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में 1 किलोमीटर में 10,000 से भी अधिक लोग रहते हैं, और बिहार में शायद कितना है एक बार देख लीजिएगा, 1028 के आसपास में कितना है जी। ठीक है, सॉरी मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है बिहार वाला। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने आदमी निवास करते हैं। अगला जाता है विश्व में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। वाई इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो असमान है। ठीक है, अनइवन है। इसका कारण क्या है, भौगोलिक स्थिति। देखिए, जहाँ पे सभी चीज़ का सुविधा रहेगा, नदी जहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा आदमी बसेगा। फैक्ट्री कहीं पे है, रोजगार का साधन है, तो वहाँ पे ज़्यादा आदमी बसेगा। पहाड़ी इलाके में कम बसेगा, तो इसको बोलते हैं भौतिक बनावट। आर्थिक, जहाँ पे आदमी को रोजगार का साधन रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से रहेगा। सामाजिक कारक, जैसे आदमी चाहता है कि मुझे ऐसा जगह रहूँ जहाँ पे स्कूल अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, ठीक है, सड़कें अच्छी हो, तो ये होता है सामाजिक कारण। तो इस कारण लोग जो है जनसंख्या वितरण अलग अलग है। गांव में कम लोग रहते हैं, शहरों में अधिक लोग रहते हैं। मतलब
गांव का जन एरिया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे उसके तुलना में शहर में 1 किलोमीटर में 10,000 लोग हैं, और गांव में 1 किलोमीटर में मान लीजिए 200 आदमी हैं। ठीक है, तो जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा बसना चाह रही है? शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि धीरे धीरे सब आदमी गांव ही आ रहा है घूम फिर के। जनसंख्या संरचना का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या संरचना, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो देखिए, संरचना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जनसंख्या के अंतर्गत आयु, ठीक है, व्यक्तियों की आयु, व्यक्ति की लिंग यानी कि पुरुष है, महिला है, या फिर थर्ड जेंडर है, ठीक है, उसकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, आदि चीज़ों को क्या देखा जाता है? जनसंख्या का वर्गीकरण करके बांटा जाता है। इसी को जनसंख्या संरचना कहते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या संरचना एक ऐसा अध्ययन है जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर जनसंख्या का बांटा जाता है, उसको अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब बांटना। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज? तो जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है 10 साल बाद। जब जनसंख्या होता है तो मान लीजिए बोकारो में, रांची का ही डेटा लेते हैं, या दुमका में, ठीक है, पहले रहता था कितना? 1 करोड़ आदमी, लेकिन अब 2011 में कितना हो गया है? 2011 के बाद 2026 में, ठीक, 2.5 करोड़ आदमी मान के चलिए। तो ये जो वृद्धि हुआ, इसी को बोलते हैं जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा भी सकते हैं एग्जाम्पल दे के, तो और अच्छा आपका आंसर बन जाएगा कि एक इस स्थान पे इतना था 2011 के आधार पे, भविष्य में हो जाके इससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। ठीक है, अगला जाता है जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से घटक हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि कब होगा? जब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, ये डिपेंड करता है। अगर जन्म दर ज़्यादा रहेगा, मृत्यु कम होगी, ठीक, और लोग वहाँ पे जाके बस जाएंगे, और तो जनसंख्या क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। वही चीज़ अगर जन्म कम होगा, मृत्यु ज़्यादा होगा, और वहाँ पे जाके और आदमी वहाँ से भाग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जनसंख्या में कमी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रजनन दर क्या है? फर्टिलिटी रेट क्या होता है? प्रजनन मतलब जन्म देना, बच्चे को जन्म देना और उसको पाल पोस के बड़ा करना। तो प्रजनन क्षमता की दर यानी कि किसी स्थान पे कितने व्यक्ति, मतलब उस स्थान में कितने व्यक्ति मतलब कितने नए बच्चे जन्म लिए हैं, उसको प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला जाता है मृत्यु दर। तो किसी स्थान पे कितने लोग मृत्यु हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये इसका डेटा रहता है मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, या 1 साल का निकालिए चाहे 10 साल का निकालिए। नेक्स्ट, अब आ जाता है प्रवासन। प्रवासन क्या है? माइग्रेशन। तो मैंने बताया कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसता है तो उसको प्रवासन कहते हैं। ठीक है, प्रवासन क्या है? व्हाट इज माइग्रेशन? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जनसंख्या का स्थानांतरण माइग्रेशन कहलाता है। ठीक, माइग्रेशन भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आंतरिक प्रवासन, एक होता है बाह्य प्रवासन। आंतरिक मतलब देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर भी दो प्रकार का होता है, एक अपने राज्य के अंदर, एक अपने राज्य से बाहर। ठीक, और एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मतलब एक राज्य से दूसरे देश में चले गए। ठीक है, तो आंतरिक प्रवासन क्या है? देश के भीतर होने वाला, जब कोई व्यक्ति, झारखंड का व्यक्ति हरिद्वार में जाके बस गया, ठीक है, चाहे मान के चलिए झारखंड का व्यक्ति नागालैंड में जाके बस गया हालांकि कोई जाता नहीं है नागालैंड, तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवासन। व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन? देश के भीतर बसने वाला प्रवासन को आंतरिक प्रवासन कहते हैं। बाह्य प्रवासन क्या है? तो एक देश से दूसरे देश में प्रवासन को बाह्य प्रवासन कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन इसको कहा जाता है। मान लीजिए मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं चल गया, ठीक है, कहाँ चल गया? ब्रुंडी। ब्रुंडी नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान में जाके बस गया तो मैं क्या हो गया? बाह्य प्रवासन। समझे? पाकिस्तान जाइएगा जी, पागल उगल तो नहीं हो गए। स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट, अगला जाता है रेवेंस्टीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रेवेंस्टीन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रवासन के कुछ नियम दिए हैं, ये आपको पढ़ना है। रेवेंस्टीन का क्वेश्चन आ सकता है कि रेवेंस्टीन के प्रवासन के नियमों को बताइए, तो पढ़ लीजिएगा। अभी चलिए ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है ली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ली, हाँ, लीज थ्योरी आता है। तो ली का जो सिद्धांत है पशु और पुल के कारक पे डिपेंड करता है। ओके,
चलिए अब हम लोग यूनिट 4 आ जाते हैं। यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 का नाम क्या है? तो पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। संसाधन क्या है? सबसे पहली चीज़ संसाधन, रिसोर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मानव आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई भी वस्तु जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करता है उसको संसाधन कहते हैं। क्या बोलिएगा? कोई भी वस्तु जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करती है वह संसाधन है। जैसे अभी आप ये मोबाइल देख रहे हैं, वो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, पढ़ने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो ये भी एक संसाधन है। ठीक है। आप पानी पी रहे हैं, हाँ वो आपकी प्यास को बुझा रहा है, तो वो भी एक संसाधन है। अब संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन जिसको ईश्वर ने बनाया है, एक होता है मानव निर्मित संसाधन जिसको मनुष्य ने बनवाया है। ठीक। प्राकृतिक संसाधन क्या है भैया और मानव निर्मित क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। प्राकृतिक जो ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है या भगवान ने बनाया है, ठीक है, यीशु ने बनाया है, वाह्य गुरु ने बनाया है, जो भी आप बोलिएगा। जैसे जल, जल मनुष्य नहीं बना पाएगा। पेट्रोलियम, ठीक, पेड़ पौधे, इसको मनुष्य नहीं बना पाएगा। जितने भी जीव हैं ये सभी जीव, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक तो भगवान ने नहीं बनाया है, प्लास्टिक को किसने बनाया है? इंसान ने। गाड़ी को किसने बनाया? इंसान ने। ठीक है। घर किसने बनाया? इंसान ने। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। समझ गए? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन? तो जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो, मान लीजिए किसी स्थान में अधिकतम व्यक्ति जनसंख्या बढ़ रहा है वहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है। आप जो है ना कितना कीजिएगा? जितना आप पाल पाएंगे। अगर आप 2 को पाल पाएंगे तो 2 कीजिए, 1 को पाल पाएंगे तो 1 ही कीजिए। अगर आप 3 को पाल पाएंगे तो 3 को कीजिए। अगर आप 4 को पाल पाएंगे तो 4 को कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए अति हो जाएगा। सबसे आइडियल क्या है? देखिए अगर आप गरीब हैं, अमीर नहीं हैं, ठीक है, तो 2 तक जाइए या 3 तक जाइए। ठीक है। मैं तो कहूँगा 2 ही तक सेफ है, बाकी 3 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, आपका होने वाला जनरेशन में 2 3 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4। 4 थोड़ा बढ़ जाता है, 4 उनके लिए जो बहुत रईस हैं। ठीक है, मतलब आपके पास सब कुछ है। अगर आप अच्छा देखिए, बात जनसंख्या की नहीं है, बात ये है कि आप जो बच्चा को बड़ा कर रहे हैं वो उसको कितना टैलेंटेड कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। ठीक है। अगर वो देश के काम आ पाएगा तो आप 15 भी करेंगे तब भी सही है ठीक है। लेकिन अगर आप 2 ही को किए लेकिन दोनों देश के काम नहीं आ रहा है, मतलब एकदम दारू उरू पी के एकदम टंच रहता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा कि आप अफोर्ड क्या कर पा रहे हैं, 1 या 2। मैं कहूँगा 1 2 या 3 तक जाइए। ठीक है। 1 2 3, 3 तक काफ़ी है जी, 4 को मत कीजिए। ठीक है। क्योंकि इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगा और हमारे रिश्ते भी बने रहेंगे। रिश्ते बोले तो चाचा हो गया, ठीक है, मौसी हो गई, ठीक है, मामा हो गया। नहीं तो फिर 2 को होगा तो फिर रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो 3 तक जाइए, मेरा यही कहना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, इट्स योर चॉइस, आप 1 भी अच्छे से रख सकते हैं। जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना। ठीक है, कि आने वाले समय में झारखंड की जनसंख्या इतनी होगी, एक अनुमान लगाएं आप, इसी को जनसंख्या प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है। जनसंख्या के भविष्य का अनुमान लगाना कि किसी स्थान की जनसंख्या भविष्य में कितनी बढ़ सकती है या कितनी कम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है माल्थस, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ज्योग्राफी के। तो माल्थस ने कुछ सिद्धांत दिया है जनसंख्या भूगोल के बारे में। ठीक है। तो माल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या और खाद्य संसाधनों से, कि कितने व्यक्ति हैं उस स्थान पे और कितने व्यक्तियों की खाना उस स्थान पे उत्पादन हो रहा है। ठीक है। तो ये माल्थस का थ्योरम है, माल्थस प्रेमे इसको कहते हैं, या माल्थस प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ये हमारी जनसंख्या नीति का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। जापान जैसे देशों में बच्चों
पैदा करने के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो जापान जैसे देश में ये चलता है। भारत में तो आदमी कहता है कि अल्लाह का देन है भाई, भगवान का देन है। अरे भाई, भगवान और अल्लाह का देन नहीं है, वो आपका क्या हुआ, हाँ खेला है। तो खेला खेलिए, लेकिन अपना बजट देख लीजिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ज़मीन नहीं बढ़ रहा है, आदमी तो बढ़ रहा है लेकिन ज़मीन उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन रिसोर्सेस अंतिम है रिलेशनशिप। तो जनसंख्या संसाधन का संबंध क्या है? जनसंख्या संसाधन का संबंध पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप किससे संबंधित है? जनसंख्या और संसाधनों के बीच परस्पर संबंध से। ओके, और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप 20 मिनट का वीडियो देखते हैं तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आपकी आँखों को भी आराम मिलेगा और आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट 5 करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। आप लोग भी घूम के आइए, मैं भी वीडियो को रोक के घूम घाम के आता हूँ पानी वानी पी के। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये जनसंख्या संसाधन का संबंध क्या है? जनसंख्या और संसाधन का संबंध क्या है? तो देखिए जनसंख्या और संसाधन के बीच परस्पर संबंध है। मनुष्य से टिका हुआ ही जनसंख्या के कारण। ठीक, जितने भी मनुष्य हैं, अगर पृथ्वी में जन संसाधन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे टिकेंगे बताइए? कुछ भी खाना हो पीना हो। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि मनुष्य का जीवन यापन जन संसाधनों के बिना अधूरा है। अगर आप पानी भी पीते हैं तो वो भी एक संसाधन है। जिस ज़मीन में रह रहे हैं वो भी एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो मनुष्य अपने शरीर को लेकर कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो जनसंख्या और संसाधन एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य संसाधनों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन संसाधन मनुष्यों के बिना रह सकता है। तो हम अधूरे हैं संसाधन के बिना, संसाधन हमारे बिना अधूरा नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए मैं अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दिला रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में पढ़ के आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र क्या है? तो जनसंख्या और संसाधन का आधार क्षेत्र, ठीक है, कहाँ तक फैला है, किन किन एरियाज में फैला है, ये आपको इसमें जानना है। नेक्स्ट, अच्छा विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत। गजब। भारत के पास विश्व का कुल कितना प्रतिशत भूमि है? तो भारत के पास विश्व का कुल 2.42% है। 2.42% भूमि है, मतलब विश्व का लगभग मान के चलिए ना कि 2.5% भूमि भारत के पास है। और भारत के पास विश्व का जनसंख्या का 17% लोग रहता है। विश्व में जितने भी लोग हैं उसका 17% लोग भारत में निवास करता है, और भारत के पास मात्र 2.5% भूमि है पूरे विश्व का। लगा रहे हैं अनुमान। सेकेंड नंबर पे कौन है? चाइना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, और भारत विश्व के क्षेत्रफल के आधार पे 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पे पहला। यानी कि हमारे पास सिंपल आता है रेशियो कि हम भारतीय बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम लोग अगर गिनेंगे कि भारत का इतना आदमी है, हम लोग ये नहीं गिन रहे हैं कि भारत के पास इतना नया नया दिमाग है। ठीक, क्योंकि ये दिमाग कचरा से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आदमी प्याज को क्या मानता है? मांसाहारी। लहसुन को क्या मानता है? शाकाहारी, सॉरी मांसाहारी। लहसुन प्याज को मांसाहारी मानता है, जबकि देखता है रे कि भाई लहसुन प्याज पूरी तरह से ज़मीन पे उग रहा है, उगता है ना जी, प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना भोजन बनाता है। तो बताओ किस आधार पे वो मांसाहार हुआ? फिर भी बोलेगा कि नहीं ये मांसाहारी है। तो ऐसे लोग भारत में रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं तो मैं माफ़ कीजिए, आप भी मूर्ख हैं मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि प्याज लहसुन शाकाहारी है। वो लोग प्रॉपर तरीक़ा से ज़मीन में प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाता है, जैसे कि एक पौधे बनाते हैं, तो वो भी तो एक पौधा है ना। मांसाहार आप बोलिए दूध को, दूध मांसाहार है। ठीक है, क्योंकि वो जीवों से प्राप्त होता है। ठीक, दूध मांसाहार है, अंडा मांसाहार है, मीट मांसाहार है, मछली मांसाहार है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं मांसाहार के खिलाफ़ हूँ, थोड़ा बहुत तो हूँ खिलाफ, मानिए या ना मानिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अंधविश्वास इस टाइप को नहीं मानता हूँ। ठीक है, चलिए विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है? तो तेज़ी से बढ़ रही है हमारे विश्व की जनसंख्या। ग्राफ में अगर आप दिखाइएगा तो इस तरह से एक दे दीजिएगा। ठीक, जनसंख्या साल में बढ़ते हुए इधर लिख दीजिएगा साल वगैरह, और इधर दे दीजिएगा जनसंख्या के आंकड़े, और इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ जो है चढ़ रहा है ऊपर की ओर।
तेजी से। ओके, नेक्स्ट अगला जा रहा है, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कैसे है, तो धीमा है। देखिए, विश्व में 3 प्रकार के देश हैं। एक है विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री, विकसित हो चुका है, ठीक। एक है विकासशील जो विकास के मार्ग पे है, और एक है गरीब देश। तो गरीब देशों की तो जनसंख्या तेजी से बढ़ ही रही है, विकासशील की भी बढ़ रही है, लेकिन जो विकसित है ये जनसंख्या कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। जैसे कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। इन सभी देशों में क्या है कि जनसंख्या यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में है, तेजी से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कैसी है, धीमी है या फिर स्थिर है, ठीक है। या तो एकदम बहुत स्लोली बढ़ रहा है या फिर धीमी है, कहीं कहीं पे तो नेगेटिव वे में जा रहा है, ठीक है। जापान जैसे देशों में जनसंख्या जो है नेगेटिव जा रहा है, यानी कि वहाँ पे कम हो रहा है जनसंख्या बढ़ने की जगह पे। नेक्स्ट, जनसंख्या नीति का मुख्य साधन क्या है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग बोलते हैं कि अच्छे से प्लानिंग करो यार, ठीक है। और 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर भी रखना होता है। इन फ्यूचर आप में सभी कोई शादी करेंगे, हो सकता है 1-2 आप में से नहीं करेंगे यार। गर्ल्स में आप में से बहुत से लोगों का शादी भी हो चुका होगा, बॉयज़ शायद 1-2 का हुआ होगा, या फिर बॉयज़ का नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स पक्का है कि आप में से बहुत से का शादी भी हो चुका है अभी तक, सेमेस्टर 6 तक, ठीक है। तो क्या कीजिएगा कि 2 बच्चों में 3 साल का आपको डिफरेंस रखना है, ठीक है, मिनिमम 3 ईयर का, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि 4 साल का डिफरेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 या 5, लेकिन 5 से ज़्यादा भी नहीं रखना है। चलिए, इट्स योर चॉइस, बट आपको साइंस को और थोड़ा सा देश के डेटा को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, और उसके बाद सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। चाहे जनसंख्या भूगोल की प्रकृति क्या है इसको लिखिए, छोटा सा है। फिर आपका जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र को लिखिए, ठीक। और यही क्वेश्चन आगे चल के तीनों को एक साथ मिला के अगर लिख देगा कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी में क्या अंतर है ये बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए, कि कहाँ कहाँ से हमें जनसंख्या के आंकड़े मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ पे कम, इसका मेन कारण क्या है। तो वही जनसंख्या का मेन कारण है भौगोलिक स्थिति, रोजगार जिसको हम लोग आर्थिक कारक बोलते हैं, और सामाजिक कारक, ठीक है, यानी कि स्कूल, बस, सड़क, ठीक, अच्छा वातावरण, हॉस्पिटल, ये सब कारक भी सामाजिक कारक में आते हैं। यानी कि भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक देते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो बताना है कि प्रति इकाई क्षेत्र में यानी कि प्रति किलोमीटर के क्षेत्र में कितने आदमी निवास करते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। जनसंख्या संरचना की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर होता है इसको आपको बताना है, जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, ठीक है, शिक्षा का स्तर, बिजनेस, क्या धर्म है, क्या भाषा बोलता है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, ठीक है, कहीं पे जन्म दर ज़्यादा है, कहीं पे मृत्यु दर ज़्यादा है, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। अब आ जाता है प्रजनन दर, जिसको हम लोग जन्म दर भी बोलेंगे, ठीक है, फर्टिलिटी रेट करते हैं इंग्लिश में। तो प्रजनन दर का अर्थ क्या है और इसका क्या महत्व है, हिंदी में हम लोग जन्म दर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मृत्यु दर जो है इसकी अवधारणा बताइए। भारत में मैं बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम लोग, भारत का छोड़िए झारखंड का मैं बता रहा हूँ। देखिए, रिम्स में एक सर्वे किया गया, रिम्स रांची, नाम सुने होंगे, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक हॉस्पिटल है रिम्स में, बरियातू में, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी इन्होंने जनगणना कराया, मतलब एक तरह से सर्वे कराया, रिसर्च, और इसमें पाया गया कि भारत का झारखंड का जो आदमी है इसकी औसत उम्र है 60 साल, और जो महिला है इसकी औसत उम्र है 61 साल, ठीक है।
आपके भी एरिया में देखिएगा पुरुष जो है जल्दी मर जाते हैं और महिलाएं जो है थोड़ी सी लेट से मरती है, 5 साल बाद या 7 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, इसका मैं स्ट्रॉन्ग रीज़न बताता हूँ। मैंने भी थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि पुरुष का ज़्यादा इम्यूनिटी पावर जो है ना थोड़ा उसका कम होता है। पुरुष के जो डीएन मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसका थोड़ा कमी होता है, और महिलाओं पे जो एस्ट्रोजन होता है वो उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है कि गर्ल्स लोग जो है ना फास्टिंग करती हैं, और फास्टिंग करने से हमारा जो है बॉडी स्ट्रांग होता है, इम्यून पावर बढ़ता है। ठीक है, पाचन क्रियाएं बढ़ती है, और बहुत सारे बीमारी जो है फास्टिंग करने से, अगर आप महीना में 1 दिन फास्टिंग करते हैं या सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब हेल्दी रहने का संभावना है। ठीक है, हेल्दी आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फास्टिंग, और दूसरा ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं जिसके कारण उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और पुरुष क्या है, किसी के पास उतना ज़्यादा बोलेगा नहीं, बात जहाँ पे सुना भूल गया, तो इस कारण भी उसके माइंड में जो दौड़ते रहता है ना, तो मेंटल प्रेशर पुरुष का हो जाता है। चलिए, तो फास्टिंग आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, प्रवासन से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा ये भी कारक है कि पुरुष बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वेदर झेलते हैं। तो बहुत सारा रीज़न है। प्रवासन क्या है? प्रवासन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके व्यक्ति बस गया, गांव से शहर गया। किस लिए गया? रोजगार के लिए, काम करने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, या फिर सर्विस लग गया उस कारण। ठीक है, तो रीजन बताना है, अस्थाई या अस्थाई। प्रवासन के प्रकार बताइए। ठीक है, प्रवासन अस्थाई प्रवास किए हैं या अस्थाई प्रवास किए हैं। ठीक है, प्रवासन भी 2-3 तरह से होता है, देश के अंदर, राज्य के अंदर, और विदेश में जाके। प्रवासन का क्या क्या कारण है? तो वही रोजगार हो गया, आर्थिक कारक, ठीक, सामाजिक कारक, और कुछ लोग पढ़ने के लिए जाता है, कुछ लोग घूमने के लिए जाता है। घूमने के लिए जाता है उसको अस्थायी प्रवास बोलते हैं, जिसको पर्यटन भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है, ये एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, रेवेंस्टीन। इनके आधार पे प्रवासन का कुछ सिद्धांत दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ये सारी चीज़ दे दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगला जाता है, ली के प्रवासन सिद्धांत की व्याख्या करें। ली कौन है जी? ठीक है, तो ली एक साइंटिस्ट हैं, इनके आधार पर प्रवासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, जनसंख्या और संसाधन के बीच में क्या संबंध है ये बताइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा को समझाना है। ठीक, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रेक्षण क्या है, इसके बारे में बताइए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या करें। माल्थस ने जो थ्योरम दिया है पॉपुलेशन के ऊपर, ये बताना है। भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य स्पष्ट करना है। यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। अब आते हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक, और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में करना है। जनसंख्या भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करना है। जनसंख्या भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, ठीक है, डिटेल में ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरह से है, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कम लोग रहते हैं, कारण वगैरह सब कुछ बताना है इसमें आपको। ठीक है, और भारत का नहीं, ये विश्व का पूछा गया है। भारत में भी पूछ सकता है कि भारत में जनसंख्या वितरण का प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, कहाँ पे कितना है ये बताइए। जनसंख्या संरचना एवं उसके विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से इसमें आपको बताना है। और यहाँ पे जितना विस्तार से बताया गया है इससे ज़्यादा आपको खुद पढ़ के जाना है। हालांकि यहाँ पे जो बताया गया है इससे भी आप पढ़ सकते हैं, 40 पेज का PDF है ये। जनसंख्या परिवर्तन एवं वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं? जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे जनसंख्या घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, इसका क्या क्या कारण है, ये सब आपको बताने हैं। प्रवासन की अवधारणा, ठीक है, प्रवासन माइग्रेशन क्या है, क्या कारण है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट है, मैंने बताया था 1 मार्क्स वाले में, ठीक है, रेवेंस्टीन एवं ली। ठीक है, रेवेंस्टीन और ली, इन दोनों के आधार पर प्रवासन क्या है,
इनका कंपेयर करके बताना है, तुलना करके बताना है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण का विस्तृत वर्णन करना है कि जनसंख्या संक्रमण क्या है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन दर एवं मृत्यु दर के कौन कौन से निर्धारक कारक हैं, विस्तार से बताइए। ओके, आगे देखते हैं। प्रवासन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या है, ये बताइए। अरे भाई कितना बताएंगे, इतना क्वेश्चन कर लीजिए ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जनसंख्या और संसाधन के बीच संबंध क्या है, ये बताना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। अब यूनिट 5 से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना ये बतानी है कि कौन कौन सी कमियां हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में। अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करना है आपको। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रेक्षण की आवश्यकता, विधि एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करें। देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मेजर पेपर 13, 14, ठीक है, आपको जो है ना रांची यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, वही वाला आपको काम देगा। भारत की जनसंख्या नीति का विस्तृत अध्ययन करना है। क्या है जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन क्या है, और यहाँ पे डेटा आपको मिलेगा, इससे बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी। अंतिम क्वेश्चन है, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र एवं विश्व जनसंख्या की प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताना है। तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। और ये पीडीएफ तो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट बाकी सारा पीडीएफ मेजर पेपर 13 का, 14 का, ठीक है, वो सारा आपको ज्ञान सागर ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। तो जाके एसकेएमई दुमका का पास ले लीजिएगा, 60 रुपया है दाम। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जो लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, जोहार, और फिर ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर आएगा, पूरा नाम और फ़ोन नंबर। फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल कोर्स में आना है, ऑल कोर्स में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपको एसकेएमई दुमका का कोर्स ले लेना है 60 रुपया में। ओके, बाय नाउ कीजिएगा। उसके बाद सेमेस्टर 6 का देखना है, चाहे जिसका देखना है, ये आपका खुल जाएगा। ये ऐप आपका 4 साल के लिए फ्री हो गया अब आप, ठीक है। सेमेस्टर 6 तक का यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। चलिए, तो थैंक यू। और इसी आप जो मोबाइल नंबर लॉगिन कीजिएगा, इससे दूसरे कोई भी पढ़ सकता है इस मोबाइल नंबर को लॉगिन करके। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, एक समय में एक ही आदमी पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।